बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तें पीटीओ के देने के फैसले के बाद मुल्की हालात गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं। अदारे आमने सामने आगे हुए हैं। अगर इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होता और जो लोग अमल दरामद नहीं करते तो उनके पास अपने दिफा में कहने के लिए क्या है, वो क्या कानूनी निकात उठा सकते हैं, वो अपना दफा कैसे करेंगे, तौहीन अदालत से कैसे बचेंगे, बचने के रास्ते मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। और दूसरा, जो जजेज़ हैं, अब नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत के लिए तारीख मुकर्रर करना थी, लेकिन दो जजेज़ जो हैं, जो जजेस कमेटी है जो रोस्टर जारी करती है, जो मुकदमात की समाअत के लिए बेंच बनाती है, उसके दो जज जो हैं उन्होंने जनाब साफ इनकार कर दिया। जनाब छुट्टियों के बाद ये सुना जाएगा। जबकि चीफ जस्टिस जो इस कमेटी के सरबराह हैं वो कहते रहे जनाब आपने आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है और 15 दिन बाद तो ये वैसे ही गैर मौसर हो जाना है। नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उसने, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन जो कह रहे हैं ना हम फैसले पे अमल दरामद करेंगे, लेकिन साथ ही वो कुछ और बातें भी कर रहा है। क्या इस फैसले पे अमल दरामद हो जाएगा? और ये जो जजेज़ हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, 8 जजेज़, और उसके बाद जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है, ये मुझे खदशा है कि ये हुकूमत को इंतहाई इक़दाम पे मजबूर कर रहे हैं। हुकूमत से मुराद हुकूमत के साथ में कौमी असम्बली या पार्लियामेंट को भी शामिल करता हूँ कि जनाब ये इंतहाई इक़दाम उठाने पे मजबूर हो सकते हैं। वो इंतहाई इक़दाम क्या आ सकते हैं? ये तमाम मामलात और इनके कानूनी पहलू हम आपके सामने रखेंगे। जनाब नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर होना शुरू हो गई हुई हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी दरख्वास्त दायर कर दी है। वो जो 12 जुलाई को फैसला आया था ना 8-5 से, 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठी हुई थी और फुल कोर्ट ने फिर 8 जजों ने कहा जनाब ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पे उन्होंने ये हुक्म जारी किया था कि ये जो सीटें हैं ना ये आप दे दें पीटीआई को। पीटीआई ने इसमें फरीक थी, ना पीटीआई की दरख्वास्त थी, ना पीटीआई ने इस्तदा की ये हमारी सीटें, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा जनाब ये सीटें पीटीआई को दे दें, हमें ना दें। लेकिन उन्होंने ये फैसला कर दिया बहरहाल, और फैसला करने के बाद उन्होंने कुछ टाइम भी मुकर्रर कर दिया, टाइम पीरियड भी दे दिया जनाब इतनी मुद्दत के अंदर जो सारा होना है मामला, वो आगे जाके डिस्कशन में चीज़ें शामिल हो जाएंगी, आ जाएंगी चीज़ें सामने। तो उस पर मैंने अर्ज़ किया मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी नज़रसानी की दरख्वास्त आ गई, दीगर दरख्वास्तें भी आना शुरू हो गई। वो लोग जिन्होंने इन इजाफी नशिस्तों पे, जो इलेक्शन कमीशन ने इजाफी नशिस्तें दी थी 21 के करीब, जो हैं 21 या 22 के करीब कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें दी ख़वातीन की और अक़लियतों की, ये इजाफी नशिस्तें जो अब उन्होंने कहा जनाब वो जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था, कोई 27 के करीब पंजाब असम्बली में थी और 25 के करीब खैबर पख्तूनख्वा में थी। इसी तरह मुख्तलिफ असम्बलियों में जो लोग थे उनकी मजमूई तादाद जो है वो 77 बनती है। उनमें से खैबर पख्तूनख्वा के अलावा दीगर जितनी भी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली है, वहाँ उन मखसूस नशिस्तों पे जिनकी नामजदगियाँ हुई थी उन्होंने हलफ भी उठा लिया था। उनमें से जो नून लीग के लोग हैं जिन्होंने हलफ उठाया था कौमी असम्बली में, उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है कि जनाब हमें तो सुना ही नहीं गया, हम जो है वो फ्री की नहीं थे इस मुकदमे में। और यही अफरीदी साहब की यही जजमेंट है कि वो जो लोग 77 लोग हैं जिनका राइट एक बन चुका हुआ है हलफ उठाने के बाद, वो तो हमारे सामने ही नहीं है। ये एक वैलिड नुक्ता है नज़रसानी के लिए। तो बहरहाल अब ये नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर होंगी तो उनमें ये कहा क्या गया है? उनमें ये कहा गया है कि 39 लोग जो है ना, जो जिन्होंने इब्तिदा में अपनी एफिलिएशन जो है, अपनी वाबस्तगी जो है कागजात नामजदगी में वो पीटीआई के साथ ज़ाहिर की थी। 80 लोगों का डाटा जो है पेश किया गया था अरकान असम्बली का, कौमी असम्बली में जो है इनके। तो उनमें से 39 के बारे में उन्होंने कहा था जनाब ये जो हैं, जो जजमेंट है 8 जजों की, उसमें उन्होंने कहा जनाब ये पीटीआई के तस्वर किए जाएंगे और इनका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दे इलेक्शन कमीशन पीटीआई के तौर पे। एक बात हो गई। और 41 जो हैं, अच्छा वो ये नहीं कि इब्तिदा में उन्होंने किया हो, वाबस्तगी ज़ाहिर की हो, बाद में चाहे वो आज़ाद हो गए हों या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हो गए हों या पीटीआई नज़रियाती के हो गए हों, बल्लेबाज वालों के, लेकिन यानी जितने मर्जी पैंतरे बदले हों वो पीटीआई ही के समझे जाएंगे। ये जजमेंट है, ये कोई पंचायती फैसला नहीं, जजमेंट है ये भाई। और फिर 41 लोग जो हैं जिन्होंने तस्वर कर लिया मफरूज़े के तहत जनाब जो आज़ाद हैं, ये पीटीआई के हैं और उनका उन्होंने कहा जनाब 15 दिन के अंदर अंदर वो अपना बयान अल्फी देंगे पीटीआई के साथ वाबस्तगी का।
एक बात होगी। और फिर 7 दिन के अंदर अंदर जो वो उनके बयान अल्फी आएंगे, तो उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है पीटीआई को नोटिस जारी करेगा और उनसे पूछेगा कि भाई साहब, ये लोगों ने जो एफिलिएशन दी है आपके साथ, बयान अल्फी दिए हैं, क्या ये आप ही के लोग हैं? और वो 15 दिन के अंदर अंदर वो जो पीटीआई है वो उसका जवाब देगी। और फिर 15 दिन के अंदर अंदर वो मखसूस जो नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, पीटीआई उसकी लिस्ट देगी। अब ये एक कानूनी हुक्म भी है इस फैसले में। ये 15 दिन कहाँ से आ गए? वो तो 3 दिन के अंदर अंदर शामिल होना होता है। आइन में लिखा हुआ है 51 में कि किसी जमात में शामिल होना होता है, और ये एक तरह से रीराइट किया गया है और इसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। ना इन्होंने कौमी असम्बली वाली जो आर्टिकल है आइन का 51, ना उसको मद्देनज़र रखा है, और ना ही सवाई असम्बलियों वाला जो आर्टिकल है उसके मद्देनज़र रखा है। बहरहाल उन्होंने हुक्म एक जारी कर दिया है। अब ये हुक्म जो है ये किस हद तक वैलिड है, इसकी कैसे खिलाफ वर्जी हो सकती है? और दूसरी, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कल एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, जनाब हमारा इजलास हुआ है और हमने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन आगे डाल दिया उन्होंने। एक तो उन्होंने ये कहा, जनाब ये जो कहा जा रहा है कि जनाब हमने गलत तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, कि जनाब वो कहते हैं हमने तो बिल्कुल दुरुस्त तशरीह की है, कानून में यही लिखा हुआ है कि जनाब जो पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएगी तो वो उसको सिंबल जो है वो अलाट नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने फैसला किया था कि जनाब इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी इनवैलिड करार दिया इनके इलेक्शंस को। तो वो कहते हैं हमने कैसे गलत तशरीह कर दी, एक बात। दूसरी बात जो है उन्होंने ज़्यादा जोर इसी बात पे दिया कि जनाब इनका इलेक्शन ठीक नहीं है। अब जो दूसरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने कहा, हाँ दूसरी बात जो उन्होंने की है, उन्होंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि हम अपनी लीगल टीम को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना 8 जजों ने, कि अगर कोई हमारे फैसले पे अमल दरामद के हवाले से कोई रुकावट आती है पीटीआई को या इलेक्शन कमीशन को, बाकियों को नहीं, तो वो दरख्वास्त दे के हमारे साथ रजू कर सकते हैं। चैम्बर में जो है वो हमारे पास आ सकते हैं, हम बता देंगे जनाब ये मसला कैसे हल होना है। अब मसला पैदा हो गया होगा। मसला ये है कि इन्होंने जो आखिरी इलेक्शन करवाए थे पीटीआई ने, वो जो इन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन जनाब अभी तक उसने वो इलेक्शन भी कबूल नहीं किए हैं। उसके लिए मेरा ख्याल है 23 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है कि जनाब आप बताएं कि आपके इलेक्शन जो हैं वो कैसे वैलिड हैं, जो आखिरी इलेक्शन करवाए थे इन्होंने। तो वो अभी तक तो कोई तंजीम ही नहीं है पीटीआई की। वो जो कहते हैं ना 15 दिन के अंदर अंदर लिस्टें दें, लिस्टें कौन देगा, एक बात होगी। दूसरा ये कि वो किसको खत लिखेंगे इलेक्शन कमीशन वाले कि जनाब आप आएँ कि और बताएं कि ये जो लोग हैं ये आप ही के हैं जिन्होंने बयान अल्फी दिए हैं, 41 लोग जो हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 39 लोग जो हैं उनका वो नोटिफिकेशन कर दें कि ये 39 लोग जो हैं ये पीटीआई कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फलाह हुक्म के तहत। और फिर अगर वो 39 लोगों को मान भी ले, और फिर यही कर सकते हैं ना 39 लोगों के तनासब से वो कौमी असम्बली में इनको नशिस्तें दे दें, मखसूस नशिस्तें 8-10 जितनी भी बनती हैं। लेकिन वो लिस्ट जो है वो कहाँ से आएगी? लिस्ट जो है मखसूस नशिस्तों वाली और वो कागजात नामजदगी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने किस इख्तियार के तहत ये टिकटों का मरहला दोबारा शुरू कर दिया है? ये तो इलेक्शन से बहुत पहले एक शेड्यूल आता है जिसमें कागजात नामजदगी जमा होने होते हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी होनी होती है, और फिर टिकट जो है वो जमा होने होते हैं। जमातों के सदूर जो हैं वो टिकट जमा करवाते हैं, जनाब ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा। वरना वहाँ तो 10-10 बंदों ने एक एक जमात के साथ एफिलिएशन अपनी शो की होती है। तो फिर वो मरहला जो है वो दोबारा कैसे शुरू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? किस इख्तियार के तहत? इख्तियार क्या है जिसके तहत उन्होंने ये किया है? अपील में क्या ये फैसला हो सकता है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने खुद पीटीए वालों ने एक रवायत डाली हुई है कि जब पेशावर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दी है जो इजाफी नशिस्तें, जिनको 77 नशिस्तें टोटल कहते हैं ये, उसमें 21-22 जो है वो कौमी असम्बली में थी और 25 के करीब जो है केपी में थी। बाकी सूबों में जो लोग थे और कौमी असम्बली के जो लोग थे उन्होंने अपने ओहदों को अलग उठा लिए। पेशावर वाला मामला वो जो
केपी असम्बली वाला मामला है वो पेशावर हाई कोर्ट में ले गए ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, और पेशावर हाई कोर्ट ने पहले हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, बाद में उन्होंने ये फैसला कर दिया कि जो इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें दी हैं, नज़ाफ़ी नशिस्तें दीगर जमातों को, वो दुरुस्त है, और उन्होंने ये हदायत की कि जनाब इनसे हल्फ लिया जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने हल्फ नहीं लिया उनसे, और मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया कि जनाब वो अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाना है, चला गया है, आ गया है, वो यानी कि वो लग गई है, इस तरह उन्होंने डिले किया, और फिर इस वजह से वहाँ सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो भी नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ सेनेट के इलेक्शन रोक लिए थे कि जो केपी असम्बली है वो हाउस जो है वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि बड़ा फ़र्क पड़ जाना था 25 वोटों के साथ, वो सेनेटरों का जो तनासब है जीत का हार का वो बदल जाना था, तो वो उन्होंने वो इलेक्शन जो है वो रुके हुए हैं, वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो ये अब ये जो हमारे स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो भी यही कह सकते हैं जनाब नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो फिर जनाब इसलिए जो है वो हल्फ नहीं ले रहे हम, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी हल्फ नहीं लिया गया था, यहाँ भी एक मिसाल तो मौजूद है ना। और फिर जो नज़रसानी की दरख्वास्तें नहीं लगाई गई और कहा गया है जनाब छुट्टियों के बाद इनकी समाअत होगी, और छुट्टियाँ कब तक हैं? छुट्टियाँ हैं 15 सितंबर तक, यानी 15 सितंबर तक की ये नज़रसानी की जो दरख्वास्तें हैं इनकी समाअत ही नहीं होगी, और 15 दिन बाद ये गैर मौसर होने वाली हैं। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, इस पर भी बात करते हैं आगे जाके। अब वो जो हर्डल्स की बात हो रही है कि रुकावटें आ रही हैं, जो उन्होंने अपनी लीगल टीम को कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब ये रुकावटें देखें, कोई रुकावटें तो नहीं आ रही। रुकावटें मैंने बता दिया कि क्या रुकावटें आ सकती हैं कि जनाब कोई तंजीम ही नहीं है, कौन सर्टिफिकेट देगा, कौन लिस्ट देगा मखसूस लिस्टों की, तो वो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है ना कि जनाब ये रुकावटें आ रही हैं। वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में वो बेंच जो है वो दस्तयाब नहीं होगा, तो फिर मामला पेंडिंग पड़ा रहेगा, वो फिर 15 दिन में कैसे फैसला करेंगे, ये एक। और वो दूसरी जो बात है कि जब ये दरख्वास्तें इनको लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत अजलास होता है, चीफ जस्टिस उसको हेड करते हैं, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी होते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी होते हैं। तो चीफ साहब कहते हैं जनाब ये क्योंकि ये 15 दिन का टाइम दिया हुआ आप लोगों ने कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो नोटिफिकेशन करना है इलेक्शन कमीशन ने, और फिर जो प्रोसेस आ रहा 15 दिन का एक, 15 दिन का एक, 7 दिन का एक, जो भी प्रोसेस वगैरह है, तो 15 दिन के बाद तो अगर ये लगती है, 15 दिन के अंदर अंदर नहीं लगती, और दरख्वास्त गुजार जो नज़रसानी दरख्वास्त फाइल करने में उन्होंने ये कहा है कि ना 15 दिन के अंदर अंदर इनको लगा दिया जाए, वरना जो गैर मौसर हो जाएगा, मामला अमल दरामद हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो वो चीफ जस्टिस ने कहा जनाब आप इनको लगाएं, आप बैठे। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने उनका जनाब देखें बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हो गई छुट्टियाँ, और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ये कहते हैं कि जब एक दफ़ा छुट्टियाँ हो जाए ना, तो नोटिफिकेशन अगर हो जाए तो वो वापस नहीं हो सकता। छुट्टियाँ हो गई हैं तो छुट्टियाँ हो गई हैं। और दूसरा ये उन्होंने कहा जनाब चीफ साहब तुझे पहले 1 महीना घट कर दिया, छुट्टियाँ 3 महीने दे दी, तुझे 2 महीने दे करती हैं। बार एक वो छुट्टियों के शौकीन है या क्या मसला है, इनकी अपनी प्लानिंग होती है, ये अमेरिका जाना होता है जजमेंट्स लेके, माजी में होता है। अरशाद हसन खान जजमेंट लेके चले गए थे वहाँ, उसमें वहाँ मुख्तलिफ जो सेमिनार्स वगैरह थे और थिंक टैंक्स थे उनके साथ डिस्कस करते रहे, देखो जनाब क्या फ़ैसला दिया हमने मजबूर कर दिए आमिर को, डिक्टेटर को, कितनी मुशर्रफ को कि जनाब 3 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए। वो बड़े फ़ख्र के साथ वहाँ बयान किया करते थे अमेरिका में जाके। तो वो बहरहाल छुट्टियों में अब ये भी जजमेंट्स लेके गए होंगे, पता नहीं यार लेके गए हैं या नहीं, बहरहाल ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना। तो वो उन्होंने कहा नहीं जनाब, एक बात तो ये है कि अब नहीं हो सकता, छुट्टियों के बाद देखेंगे। चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा। एक और केस भी था 63A जो इन्होंने रीराइट किया हुआ था, वो भी चीफ साहब ने कहा जनाब उसके जो लोग हैं वो तो दस्तयाब हैं ना, वो तो बेंच बैठने देना। उन्होंने कहा जनाब उसमें से जो वो फैसला था 63A की नए सिरे से तशरीह नहीं कर दी थी उन्होंने कि जो बंदा फ्लोर क्रॉसिंग करेगा जो इलेक्शन के हवाले से, वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से या वज़ीर आज़म के इलेक्शन के हवाले से, तो वो जनाब उसका वोट ही नहीं गिना जाएगा। उसमें मैं कई मरतबा कह रहा हूँ वो 63A खुद एक्सप्लेनेटरी है, खुद अपनी वजाहत करता है, अदालत उसकी वजाहत कर ही नहीं सकती थी, उन्होंने वजाहत कर दी उसकी भी। चलो भी दौड़ो। अब वो जो कहते हैं उसके लिए उन्होंने कहा जनाब देखिए उसमें एजाज़ अल एहसन साहब मुस्तफ़ी हो चुके होंगे उस बेंच के,
और बंदयाल साहब जो हैं वो रिटायर हो गए हुए हैं, और मुनीब अख्तर और मुंतखिल साहब जो हैं वो दस्तयाब हैं, और 2 जज जो हैं मंसूर अली शाह साहब और यही अफरीदी साहब उसमें शामिल करके वो बेंच बना के मतलूबा तादाद का तो हम कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं जनाब वो भी छुट्टियों के बाद देखेंगे। और फिर इन्होंने कहा जनाब मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने जनाब जो 13 जजों ने सुना था ना, वही जज जो हैं नज़रसानी की समाअत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है, ये रूल्स की अगर बात कर रहे हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर जज दस्तयाब ना हो तो उनकी जगह और जज दाखिल किए जा सकते हैं। बहुत सारी नज़रसानी की जो आम लोगों के बेचारों की दरख्वास्तें थे, मैंने देखा कि जनाब बेंच के अरकान जो हैं, जो प्रिंसिपल चीफ है जिन्हें इस्लामाबाद से कराची चले गए हुए, तो उनकी जगह नए बंदे शामिल करके वो समाअत कर ली जाती है। लेकिन यहाँ वो कहते नहीं, वही 13 आएंगे। और जनाब जो हमारी है ना खातून आयशा मलिक साहबा, वो तो चले गई हैं मुल्क से बाहर, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जनाब वो 1 हफ्ता दे देते हैं इसको, 1 हफ्ता सफिशेंट है, वो वापस आ जाएंगी, आप भी छुट्टियां कैंसिल करें, क्या मसला है। नहीं जी नहीं, बस छुट्टियां हो गई हैं तो हो गई। चीफ जस्टिस ने कहा जनाब देखें, आप लोगों ने हलफ उठाया हुआ है आइन के तहत, और आपने हलफ उठाया हुआ है इंसाफ देने के लिए, ज़ातियात के लिए आपने हलफ नहीं उठाया हुआ। तो लेकिन आप जो कर रहे हैं वो तो आइन का जो हलफ है उसके मुताबिक नहीं है। ये बाकायदा नोट बाहर आ गया हुआ है, ये नोट जारी हो चुका हुआ है, जो उसके मिनट्स से ना, मीटिंग मिनट्स जजेस कमेटी के, वो बाहर आ गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब ये आइन और कानून ये बालातर है, आप रूल्स की बात कर रहे हैं छुट्टी वाले, रूल्स की कोई हैसियत नहीं आइन और कानून के सामने। और दूसरा, आप आइन और आइनी हलफ के सामने अपनी ज़ाती तरजीहात हैं जो वो लेके बैठ गए हैं जनाब, नहीं हमने छुट्टियों पे जाना है, छुट्टी करनी है। उनका नहीं जी जो भी हो जावे, असी नहीं मानते थोड़ी गल, असी नहीं बैठना। अच्छा, अब ये जो बात है, ये जो कमेटी बनी है ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी है, और फुल कोर्ट ने बैठ के उसको सुना है। मुनीब अख्तर साहब कह रहे थे, और आयशा मलिक साहबा कह रही थी, और शादवीद साहब कह रहे थे, और जजेस उनके साथ मिले हुए थे, वो कह रहे थे हमने जो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है वो चीफ जस्टिस होता है, ये जो कानून है ये जो अदालती काम है उसमें मुदाखलत है, ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। नहीं जी, अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का ये वाला हिस्सा जो है, अपीलों शपीलों वाले तो बरकरार रहे, ये वाला हिस्सा जो कमेटी बनेगी कि 184 के तहत क्या एक्शन लेना है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कैसे जाना है, और बेंच कैसे बनने हैं, रोस्टर कैसे बनना है, ये कमेटी फैसला करेगी। अगर ये पार्लियामेंट ये हिस्सा कानून का वापस ले लेती है और दोबारा काजी फायज ईसा को या चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर डिक्लेयर कर देती है कि वो चाहे सो मोटे अकेला ले, चाहे वो बेंच बनाए, चाहे वो ये जो नज़रसानी वाला मामला है ये टेकअप कर ले और कोई और बेंच बना दे और तारीख मुकर्रर कर दे, तो फिर क्या करेंगे। मैंने कहा ना जी, इंतहाई कदम पे ये खुद मजबूर कर रहे हैं, ये अफरा तफरी इस मुल्क में फैलाना चाहते हैं सारे पीटीआई और दीगर उनके जो हमदर्द थे बने हुए, ये सारे इनका यही काम। और दूसरी जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर ये इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करते, ये जो मैंने कहा कि वो कह देंगे जनाब इलेक्शन कमीशन वाले जनाब हमें तो हर्डल आ रहे थे, पता नहीं चल रहा था क्या करना है क्या नहीं आना, स्पीकर जो है वो कह दे जनाब नहीं हमने करना। और फिर और एक बात भी मैं कह रहा हूँ, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, ख़ास तौर पे हाफिज़ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब, वो जो उनकी राय है या उनके अदारे की राय है वो भी यही है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जो बाकी सोच रहे हैं ना कि जनाब ये जो सीटें हैं पीटीए को नहीं मिलनी चाहिए, ये पीटीए की बनती नहीं है, ये पता नहीं कैसे फैसला आ गया है, वो भी यही सोच रहे हैं। और ये सारे एक पेज पे खड़े हुए हैं, और जब सारे एक पेज पे खड़े हों तो कितनी देर तक मज़ाहमत हो सकती है। और फिर जो फैसले हैं वो अगर पार्लियामेंट खड़ी हो जाती है, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है, हुकूमत खड़ी होती है, तो फिर वो जो फैसले करते हैं उनमें कितनी जान होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और वैसे भी जो सियासतदान हैं जिनको हमें समझते हैं माधु शाधु, अगर वो कोई फैसला करने पे आ जाए और उनके साथ एक ताकत भी हो तो उनकी जहानत का मुकाबला नहीं किया जा सकता, जो मर्ज़ी कर लें। और दूसरी जो बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो फैसला है ना, इसमें जो
कानूनी नकायस हैं और आइन को जिस अंदाज से नज़रअंदाज किया गया है, ये जो जजमेंट है ये कानून के अगर मुताबिक जजमेंट ना हो ना, आइन के मुताबिक जजमेंट ना हो, उस जजमेंट को कहते हैं पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम जजमेंट कौन सी होती है? जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है, मैंने और आपने नहीं डिक्लेयर किया होगा। पहले तो एक जजमेंट थी डॉक्टर जफर नबी केस, उसमें ये डिक्लेयर किया था कि अगर कोई अदालत, उनके खिलाफ जो केस था वो तो ही अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई थी, तो उस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि अगर कोई अदालत जो है विदाउट जुरिसडिक्शन हुक्म जारी कर देती है कोई, और जिसको वो हुक्म जारी किया जाता है वो उस पर अमल नहीं करता, तो उसके खिलाफ तो ही अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। एक बात, चलो वो तो एक छोटे बेंच का फैसला था। एक फुल कोर्ट का फैसला मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये जो होता है ना पर इंक्यूरियम, क्या होता है? वो ये होता है कि उसमें गलती हो, जजमेंट में मिस्टेक हो, और दूसरा वो बगैर किसी अथॉरिटी के हो, कानून और आइन को उसमें नज़रअंदाज किया गया हो, तो ये है। तो उसके बारे में, और उसको एक तो ये कि अदालती प्रेसिडेंट के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता, एक बात, और दूसरा उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है कि हैविंग नो फोर्स, उस पर अमल दरामद होना नहीं होता। और ये किस केस में हुआ है? जब परवेज़ मुशर्रफ ने 2007 में एक पीसीओ के जरिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस और हाई कोर्ट्स के बहुत सारे जजेस, टोटल तादाद जो बनती थी 43 के करीब बनती थी, 43 के करीब, वो घर भेज दिए थे पीसीओ के तहत। तो उसके बाद जो पीसीओ था ना, ये डोगर साहब की आ गई थी अदालत, जिसको डोगर कोर्ट कहा था, पीसीओ जजेस, सारे पीसीओ जजेस थे उसमें। तो टिक्का मोहम्मद इकबाल ने एक पिटीशन दायर कर दी उसके खिलाफ। वो टिक्का इकबाल मुशर्रफ का ही बंदा था, उसने कर दी जनाब, ताकि उसको वैलिडेट करवाया जा सके सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट जो पीसीओ कोर्ट थे, पीसीओ जजेस थे, डोगर कोर्ट जिसको कहते हैं, उन्होंने वो कहा जनाब ठीक है, जो मुशर्रफ ने पीसीओ जारी किया है ना 2007 वाला, जिसके तहत जजों को घर भेजा गया है, वो बिल्कुल ठीक है, ओके है, उन्होंने उसको जायज़ करार दे दिया। अब जब ये अदलिया बहाल होती है 2009 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत, तो वो फिर जो है सिंध बार जो है, उन्होंने, सिंध बार एसोसिएशन ने और बहुत सारे और भी वकला तंजीमों ने उसको चैलेंज किया हुआ था उस पीसीओ को। अब उसके लिए फिर एक फुल कोर्ट बनती है, 14 रुकनी बेंच जो है, उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और कुछ जजेस, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उसमें शामिल नहीं होते, बाकी जो है 14 जजेस जो हैं वो उसकी समाअत करते हैं, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का ज़ाती मामला था ना, वो अलग हो गए उससे। तो उसने जो वो पीसीओ था उसको नल एंड वाइड करार दिया। उसी में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो सारा पीसीओ वगैरह लाने वाला मामला है ना, ये इसके ज़िम्मेदार परवेज़ मुशर्रफ है, जिसके बाद जिसके नतीजे में फिर उनके खिलाफ वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हुई थी। तो उसमें उन्होंने जो टिक्का इकबाल वाली जजमेंट थी उसको उन्होंने पर इंक्यूरियम करार दिया था कि जनाब हैविंग नो फोर्स। ये उसी तरह की अगर ये जाएंगे, इनके पास जो दिफा के लिए ना, दिफा में ये नुक्ता जो है ये उठाया जा सकता है जनाब। हमारे ख्याल में तो ये इसमें गलतियां भी हैं, मिस्टेक्स भी हैं, और फिर अथॉरिटी भी कोई नज़र नहीं आ रही कि किस कानूनी और आइनी इख्तियार के तहत आप लोगों ने जो हुक्म दिया था, और कानून और आइन जो है वो हमारे ख्याल में नज़रअंदाज हुआ है। लेकिन ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं ना, जो ये सिविलियंस होते हैं या इंतज़ामिया होती हैं या एग्जेक्टिव्स कह लें आप, एग्जेक्टिव्स जो हैं उनके लिए मुश्किल होता है अदालती हुक्म से को नज़रअंदाज करना या उसको मानने से इनकार करना, क्योंकि 189 के तहत, आर्टिकल के तहत तमाम लोग जो हैं और तमाम मतहत अदालतें जो हैं और तमाम इंतज़ामी जो अदारे हैं और तमाम इंतज़ामिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुक्म जो है मानने के पाबंद हैं। लेकिन ये जो 2 जजमेंट्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जो दूसरी जजमेंट्स है ना सिंध वाली, ये आई थी 31 जुलाई 2009 को। ये दोनों जजमेंट्स अगर सामने रखें तो ये दफ़ा जो है, दफ़ा में अपना इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिरी बात ये कि मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ को जो अमेरिका में हुआ था, जो जब 9 जजेस काबू नहीं आ रहे थे, धड़ाधड़ हुकूमत का वो रगड़ा निकाली जा रहे थे, कोई पॉलिसी चलने नहीं दे रहे थे, कोई जो कानून नहीं बनने दे रहे थे, तो फिर वहाँ जो एक प्लान किया गया था, कोर्ट पैकिंग प्लान, कि जनाब 9 जज ये तो ठीक हैं, बाकी फिर हम
अपने जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट को भर देते हैं और जो तवाज़न है राय का उसी को बदल देते हैं। अब जो आइन का आर्टिकल 176 है उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जो तादाद है ना जजों की, वो मुकर्रर करेगी पार्लियामेंट। और जब तक पार्लियामेंट इस हवाले से कोई कानून नहीं मिले, सादा अक्सरियत से कानून सादा, तो सदर जो है वो जो है जजों की तादाद का तयन करेंगे। अब अगर वो सादा अक्सरियत के साथ या एक आर्डिनेंस के ज़रिए ही ये फैसला कर लेते हैं कि जनाब हम जो हैं ये जजेस की तादाद जो है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तादाद बहुत ज़्यादा पेंडिंग मुकदमात की, तो हम तादाद जो है 27 या 25 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं जनाब 17 की बजाय। और फिर ये भी आइन में है कि जो वकील हैं उनको भी लगाया जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज। और जवाद खाजा और जो शाहिद महमूद सिद्दीकी साहब हैं, ये रिटायर्ड हो चुके थे हाई कोर्ट के जज के तौर पे, रिज़ाइन कर दिया हुआ था जवाद खाजा ने, और फिर वकील के तौर पे उनका तकर्रुर हुआ था डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। और भी कई मिसालें हैं, जो हमारे कादी साहब हैं ये डायरेक्ट चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए थे बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, मंजूर कादर साहब डायरेक्ट चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए थे। बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं। अगर रोला ही डालना है, फड्डा ही डालना है, इंतहाई इकदाम ही करना है, तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, एग्जेक्टिव्स और थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन भी आप कह लें, और कौमी असम्बली, मासवाए, पीटीआई, ये सब एक पेज पे हैं। तो फिर मुझे इंतहाई इकदाम जो है उसके इम्कानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और जो 12 जुलाई का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी ये बात, अगर ये रिव्यू पिटीशन लग जाती है, उसमें इतने ज़्यादा लेकुनाज हैं जजमेंट में, मुझे ये लग रहा है कि अगर किसी को भी ज़मीर को थोड़ी सी आइन की ठोकर लग गई ना, खटका दिया आइन ने, तो ये फैसला रिवर्स हो जाना है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।